अमेजिंग, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। तो जैसे कि तुमने बताया कि हमें कोरोना से बचने के लिए अपने हाथ बार बार धोते रहना चाहिए, तो जैसे बहुत लोग जल्दी जल्दी में सिर्फ पानी से हाथ धो लेते हैं, तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं, अगर हम अपने हाथ पानी से धुलेंगे तो सारे जर्म्स हाथों में ही रह जाएंगे, पर अगर हम साबुन से धुलेंगे तो सारे जर्म्स हट जाएंगे। अच्छा, तो अब मैं तुमसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसे बहुत लोगों के अलग अलग नाम होते हैं, वैसे क्या कोरोना वायरस का भी कोई और नाम है? हाँ, कोविड-19। और इस कोविड-19 शब्द का आखिर मतलब क्या है? कोविड मतलब कोरोना वायरस डिजीज और 19 में शुरू हुआ था, इसलिए इसको 19 कहते हैं। वाह, इट्स वेरी गुड। अब मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे किन लोगों को इस वायरस से सबसे ज्यादा खतरा है? 10 साल से कम उम्र के बच्चों को और बुजुर्ग लोगों को। बुजुर्ग लोग यानी नाना नानी दादा दादी। तुम्हें तो बहुत कुछ पता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कभी कभी किसी बहुत जरूरी काम के चलते हमें बाहर जाना पड़ता है, तो अगर हम कभी बाहर जाएं तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? ये तो बहुत आसान है। हमें ग्लव्स पहन के जाना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और एक सैनिटाइजर की बोतल रखनी चाहिए और उसको समय समय पे इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज शाम भारत चीन सरहद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सुदूर को किया मदऊ। जम्मू कश्मीर के शोपिया और पुलवामा में हिफाजती दस्तों के साथ मुठभेड़ में 8 दहशतगर्द मार गिराए गए। अवंतीपुरा में दहशतगर्द एक मस्जिद में छुपकर बैठे थे। हिफाजती दस्तों ने मजहबी मकाम की पाकीज़गी को बरकरार रखते हुए दहशतगर्दों को मार गिराया। योगी सरकार ने गुज़िश्ता 3 वर्षों में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की गन्ना कीमत की अदायगी की। आज वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में गन्ना किसानों को 418 करोड़ रुपए की ऑनलाइन अदायगी की। और शुमाल विस्तु रेलवे के प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर हवाई अड्डे की तर्ज पर मुसाफिरों को स्टेशन में दाखिला देने के लिए बोर्डिंग पास जारी किए जा रहे हैं। ये रेलवे स्टेशन पर अपनी तरह का पहला तजुर्बा है। आदाब, मैं हूं फरीद आरिफ सिद्दीकी और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज भारत में चीन की सरहदी सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए सभी पार्टियों की मीटिंग तलब की है। शाम 5 बजे होने वाली इस मीटिंग में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सुदूर को मदऊ किया गया है। सभी सियासी पार्टियों के सुदूर वो वर्चुअल तरीके से यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। मीटिंग में लद्दाख से मुतसिल चीन के सरहद की सूरत हाल और ख़ास तौर से वादी गलवान पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वादी गलवान में 15-16 जून की दरमियानी रात को भारत की फ़ौज के बहादुर जवान मादर वतन की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए थे। हालांकि इससे पहले उन्होंने चीन की फ़ौज को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया था, जिसमें बड़ी तादाद में उनके जवान मारे गए थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया है कि शहीद फ़ौजियों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। चीन को सख्त पैगाम देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि भारत अमन चाहता है, लेकिन भारत को उकसाने पर भारत की तरफ से हर हाल में फैसला कुन जवाब भी दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि भारत अपनी सालमियत की हिफाजत करने के लिए हर सूरत हाल से निपटने का अहल है। इस मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस बड़े मामले पर न सिर्फ सियासी पार्टियों को जानकारी देंगे, बल्कि साथ ही मुस्तक़बिल की हिकमत अमली के बारे में भी बातचीत कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेरापंथी आचार्य पंथ श्री महाप्रज्ञ की जन्म सदी तकरीब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ख़िताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तकरीर में आचार्य जी की ज़िंदगी से तालीम लेने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि महाप्रज्ञ जी ने हम सबको एक सेहतमंद इंसान, सेहतमंद समाज और सेहतमंद मईशत का मंत्र दिया। आज की सूरत हाल में उनका ये मंत्र हम सब के लिए तरगीब का बायस है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि समाज और मुल्क के उसूल हमारे ऋषियों, संतों और महात्माओं ने बनाए हैं। हमारा मुल्क जल्द ही इस अज़्म को पूरा करेगा। उनका ये मंत्र था, स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज,
स्वस्थ अर्थव्यवस्था, आज की परिस्थिति में उनका ये मंत्र हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज देश इसी मंत्र के साथ, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है, जिस समाज और राष्ट्र का आदर्श हमारे ऋषियों, संत आत्माओं ने हमारे सामने रखा है, हमारा देश जल्द ही उस संकल्प को सिद्ध करेगा। आप सब उस सपने को साकार करेंगे। जम्मू कश्मीर में शोपिया और पुलवामा में अलग अलग दहशतगर्दाना मुठभेड़ में हिफाजती दस्तों को बड़ी कामयाबी मिली है। ऑपरेशन के दौरान हिफाजती दस्तों ने 8 दहशतगर्दों को मार गिराया है। अवंतीपुरा में कल से दहशतगर्द एक मस्जिद में छुप कर बैठे हुए थे। मजहबी मुकाम की हुर्मत को बरकरार रखते हुए हिफाजती दस्तों ने ऑपरेशन के दौरान किसी भी तरह से फायरिंग और धमाकों का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ आंसू गैस के गोले इस्तेमाल किए गए। इस कार्रवाई में हिफाजती दस्तों ने 3 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ शोपिया में हिफाजती दस्तों और दहशतगर्दों के दरमियान कल से शुरू हुए इनकाउंटर में 5 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। वहीं फौज का एक जवान भी जख्मी हो गया है। जख्मी जवान को श्रीनगर में फौज के बेस अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। मुल्क भर में 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी है। मुल्क में रिकवरी की शरह 53.79% से भी ज़्यादा हो चुकी है। वहीं अब तक 3,80,532 लोग इस वायरस से मुतासिर हुए हैं। वायरस की जद में आने से अब तक 12,573 लोगों की मौत हो चुकी है। वजारत सेहत के मुताबिक अभी तक कोरोना वायरस के 2,04,710 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। इसके बाद मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 1,63,248 हैं। मुल्क में हर दिन तेज़ी से सामने आ रहे कोरोना मामलों के दरमियान भारत ने अपनी टेस्टिंग सलाहियत बढ़ा दी है। राजधानी दिल्ली को कोरोना की वबा से निजात दिलाने के लिए मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सिर्फ बड़ी मीटिंगें कर रहे हैं बल्कि कई अहम फैसले भी ले रहे हैं। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में सेहत सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। 242 कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर 2,30,000 लोगों का सेहत सर्वे किया गया। इसके साथ ही टेस्टिंग की सलाहियत बढ़ाने के लिए रैपिड एंटीजन टेस्टिंग भी शुरू की गई है। कल 193 टेस्टिंग सेंटरों पर 7,000 से भी ज़्यादा लोगों का इस तरीके से टेस्टिंग किया गया। उधर टेस्टिंग की सलाहियत बढ़ाने की वज़ीर दाखिला की हिदायत का असर भी लोगों में नज़र आना शुरू हो गया है। यहाँ 15 से 17 जून के दरमियान यानी 3 दिन में 27,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए, जबकि पहले रोज़ाना 4,000 से लेकर 4,500 टेस्ट ही हो पा रहे थे। आने वाले दिनों में टेस्टिंग की सलाहियत में और इजाफा किया जाएगा। आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए निजी अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज के खर्च में कमी कर दी गई है। दुनिया भर में कोरोना इन्फेक्शन के मामलों के अदाद-ओ-शुमार में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद दुनिया में कोरोना से मुतासिर लोगों की तादाद 84,89,000 के पार जा चुकी है। इसके साथ ही दुनिया भर में कोरोना से मरने वाले लोगों की तादाद 4,54,000 से ज़्यादा हो चुकी है। इस वबा से सबसे बुरी तरह मुतासिर अमेरिका में कोरोना से मुतासिर लोगों की तादाद 21,91,000 से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि 1,18,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कैलिफोर्निया में अब तक अहकामात के मुताबिक लोगों को घर से बाहर निकलते वक्त हर वक्त मास्क लगाना लाजमी होगा। बड़ी तादाद में लोगों को बगैर मास्क के बाहर निकलने के मामले को देखते हुए ये सेहत हिदायत जारी की गई है। लिहाजा लोग घर से बाहर कुछ खाते पीते वक्त ही अपना मास्क हटा सकते हैं। अमेरिका के बाद ब्राज़ील और रूस में इस वायरस का कहर बरपा हो रहा है। ब्राज़ील में जहां इस वक्त कोरोना से 9,78,000 लोग मुतासिर हैं, वहीं मुल्क में 47,000 से भी ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रूस में 5,07,000 से ज़्यादा लोग इस वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और 7,650 लोगों की इस वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। रूस में वजारत दफ़ा की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक कोरोना के असर को कम करने वाली वैक्सीन का इंसानों पर तजुर्बा शुरू कर दिया गया है। 2 हफ्तों के आइसोलेशन के बाद 18 वॉलंटियर्स इस वैक्सीन के तजुर्बे के लिए आगे आए हैं।
आज वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों को 418 करोड़ की अदायगी की। इसके साथ ही 3 वर्षों में 1,325 करोड़ रुपए की गन्ने की कीमत की अदायगी होगी। सरकार ने की है, किसी भी सरकार ने इतनी अदायगी अपनी मुद्दतकार में नहीं की। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शुरू से ही पुरज़्म हैं। 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश में 19 चीनी मिलें बंद हुई थीं, जबकि 2012 से 2017 तक 10 मिलें बंद हुईं। लेकिन वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने 3 साल में 1.5 दर्जन से ज़्यादा मिलों की सलाहियत में इजाफा किया, पुरानी मिलों को चालू किया गया और नई मिलों की शुरुआत की गई। गन्ना किसानों की अदायगी का अब तक का ये सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड भी सरकार के नाम है। रियासत में 48 लाख गन्ना किसान हैं। उनके मफादात को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन के बावजूद 119 चीनी मिलें रियासत में चल रही हैं। हर मिल से 25 से 40 हज़ार किसान जुड़े हुए हैं। हर मिल 8 से 10 हज़ार लोगों को रोज़गार देती है। लॉकडाउन के दौरान इन मिलों के चलते रहने से इनकी गुजर बसर में कोई दिक्कत नहीं आई। इसका नतीजा है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश गन्ने और चीनी की पैदावार में मुल्क में पहले नंबर पर है। मिल और डिस्टिलरीज़ ने रोज़ाना 5 लाख लीटर सैनिटाइज़र बनाने की सलाहियत हासिल कर ली है। आज 28 दीगर रियासतों और दूसरे ममालिक को भी सैनिटाइज़र फराहम किया जा रहा है। बंद हो गई थी और कोरोना के कालखंड में भी बहुत कम चीनी मिलें चल पाई थी, लेकिन प्रदेश के अंदर हमारे गन्ना विभाग ने सभी 119 चीनी मिलों को चलाया। हम लोगों ने संकल्प लिया था कि जब तक गन्ना किसान के खेत में एक भी गन्ना रहेगा तब तक चीनी मिल चलेगी, और उस संकल्प को भी पूरा किया। और आज यह भी तय करने का कार्य कि हमने गन्ना पेराई का कार्य कर लिया है। गन्ना पेराई के साथ अब गन्ना मूल्य का भुगतान भी होना है। यह भी हम करने की दिशा में बढ़े हैं। मुझे लगता है कि हम लोग 1,05,000 करोड़ के आसपास गन्ना मूल्य का भुगतान करने जा रहे हैं। अब कुल 15,000 करोड़ रुपए बाकी रहेगा। ये भी हम अगले कुछ महीनों के अंदर इस गन्ना मूल्य का भुगतान करने में भी हमें सफलता प्राप्त होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों ने उत्तर प्रदेश को अपने परिश्रम से फिर से नंबर 1 स्थान पर पहुंचा दिया, गन्ना उत्पादन में भी और चीनी उत्पादन में भी। आज का दिन बहुत ही प्रसन्नता का दिन है कि लगातार जिन किसानों की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है, आज उन किसानों के खाते में योगी सरकार के कार्यकाल में 1 लाख करोड़ रुपए जाने का जो कीर्तिमान स्थापित हुआ है, ये एक ऐतिहासिक दिन आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी, मुझे याद है कि पिछले 5 सालों का भुगतान उस समय बकाया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार मुख्यमंत्री जी ने इसको फोकस किया, मीटिंग की, मॉनिटरिंग की, माइन्यूटली इसको लिया, और उसी का परिणाम है कि पिछले 5 सालों का भुगतान तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। और भुगतान हुआ तो गन्ना किसानों के अंदर एक उत्साह पैदा हुआ। और माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा कि आपने पहले दिन से फोकस किया है कि किसान को तकनीक के साथ जोड़ना है, तो आप ही के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान ने बहुत तेजी के साथ अपने आप को तकनीक के साथ जोड़ा। उसके अंदर एक उत्साह का जब संचार हुआ, तो जहां गन्ने के क्षेत्रफल में उसने भारी वृद्धि की, 20 लाख हेक्टेयर से लेकर के 27 लाख हेक्टेयर आज गन्ने का क्षेत्रफल है, वहीं उसके प्रोडक्शन में भी, उत्पादकता में भी भारी बढ़ोतरी हुई। एयरपोर्ट की तर्ज पर रेलवे मुसाफिरों को स्टेशन और ट्रेन में दाखिले के लिए बोर्डिंग पास जारी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश वुस्ती रेलवे ने प्रयागराज जंक्शन पर एक अनोखी और अपनी तरह की पहली मिसाल कायम की है, जिसके तहत शुमाल वुस्ती रेलवे के प्रयागराज डिवीज़न में प्रयागराज जंक्शन पर बगैर राब्ते की टिकट जांच और एयरपोर्ट की तर्ज पर बोर्डिंग पास जारी करने का बंदोबस्त नाफिज किया गया है। इस अहम कोशिश के तहत प्रयागराज स्टेशन के एंट्री गेट पर टिकट चेकिंग स्टाफ और मुसाफिर के दरमियान बगैर फिजिकल राब्ते के इत्तला के तबादले के लिए दोनों तरफ TFT
मॉनिटर लगाए गए हैं। QR कोड से टिकट चेक करने का बंदोबस्त के अलावा मुसाफिर की तरफ से वेब कैमरा लगाया गया है जो टिकट जांच करने वाले के पास मौजूद कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। इस वेब कैमरे से टिकट और शनाख्ती कार्ड के बगैर फिजिकल राब्ते की जांच होती है। मवासलात के लिए गिलास पार्टीशन के दोनों जानिब माइक्रोफोन और स्पीकर लगाए गए हैं। मुसाफिर की शनाख्त और टिकट की तौसीफ के बाद नाम, PNR नंबर, बर्थ कोच और बर्थ नंबर की तफसील के साथ बोर्डिंग पास मुसाफिर की तरफ लगाए गए प्रिंटर से जारी किया जा रहा है। निज़ाम पूरी तरह से बगैर किसी राब्ते के टिकट जांच के अमल को पूरा करता है। अभी कोरोना के संक्रमण काल में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए और कॉन्टैक्टलेस, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कॉन्टैक्टलेस तरीके से काम करने के हिसाब से यहाँ आज प्रयागराज जंक्शन पे ये पहल की गई है। इसमें यात्रियों को अपना टिकट और अपना ID इसको किसी को छुआने की ज़रूरत नहीं है, किसी को टच नहीं करना है। कैमरे के माध्यम से वो दिखाएंगे उसको और अंदर से उनका PNR नंबर डाल के एक बोर्डिंग टिकट जनरेट किया जाएगा। बोर्डिंग टिकट जनरेट करने के पहले ये भी चेक किया जाएगा और कंफर्म किया जाएगा कि यात्री का जो बॉडी टेम्परेचर है वो सामान्य है, ठीक है। वो टिकट मिलने के बाद यात्री आगे जाएंगे हैंड सैनिटाइज करने के बाद अपने, और जो ऑटोमेटिक टेम्परेचर स्कैनर है जो कि बहुत सारे लोगों को एक साथ मॉनिटर कर सकता है चलते चलते कंडीशन में, आप लोगों ने देखा भी होगा, उसके माध्यम से भी उसका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मॉनिटर होता रहेगा और वो उसको लेने के बाद वो अपनी गाड़ी में जाके डब्बे में बैठ जाएंगे। डब्बे में बैठने के बाद अगर चेकिंग स्टाफ जब आते हैं चेक करने के लिए तब भी उनको फिर से अपना सारा कुछ टिकट और ID निकालने की आवश्यकता नहीं है। वो अपना बोर्डिंग टिकट दिखा के ही TT जो है वो उस पर कन्फर्म हो जाएंगे कि इनका टिकट भी सही है और इनका ID भी सही है। वाराणसी में वजीर, MLA, अफसरान और लीडरों से वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीबन 2 घंटे 30 मिनट तक वाराणसी के तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर और सेवापुरी ब्लॉक को एक मॉडल के तौर पर फ़रोग देने की स्कीम पर तफसील से मालूमात हासिल की। साथ ही कोरोना के दौर में मुस्तकबिल की तैयारियों के बारे में भी जानकारी हासिल की। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के वज़ीर नीलकंठ तिवारी ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने हम लोगों से वाराणसी में चल रही स्कीमों और तरक्याती कामों के बारे में मालूमात हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म हर 2 महीने पर मीटिंग करके वाराणसी के बारे में मालूमात हासिल करते रहते हैं। इस मीटिंग में वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल, जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी के अलावा सभी MLA, MLC और वजीर मौजूद थे। सभी से उन्होंने वाराणसी के बारे में मालूमात हासिल की। वाराणसी के सभी पक्षों के विकास को लेकर के मार्गदर्शन देते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। उसी क्रम में बातचीत किया प्रधानमंत्री जी ने और हमेशा हर महीने 2 महीने के बाद उनके द्वारा अलग अलग स्तर पर, अलग अलग क्राइटेरिया पर इस पर चर्चा किया जाता है। लोगों को मार्गदर्शन दिया जाता है, सुझाव दिया जाता है और कार्य कराया जाता था। विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की भी प्रगति, हर विकास कार्यों की उन्होंने समीक्षा किया और काफ़ी संतुष्ट थे और हमेशा करते रहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी काशी के नवनिर्माण, कह लीजिए काशी को चमकाने के भाव को लेकर के हमेशा उनके द्वारा अलग अलग तरीके से अलग अलग फोरम पर बैठकें की जाती हैं। लद्दाख के वादी गिलवान में चीन के साथ हुई पुरतशद्दुद झड़प में शहीद हुए मध्य प्रदेश के वीर सपूत दीपक सिंह का जज्द खाकी नई दिल्ली से खुसूसी तैयारी के जरिए प्रयागराज वाक़ आर्मी के सब एरिया कमांडेंट को क्वार्टर के आर्मी अस्पताल लाया गया, जहां मातमी धुन के दरमियान फ़ौज के तीनों शोबों के अफसरान और प्रयागराज के इंतज़ामी अफसरान ने शहीद दीपक सिंह को फूलों के हार चढ़ाकर अपना खराज अक़ीदत पेश किया और दीपक को आखिरी विदाई देते हुए पूरे सरकारी एजाज़ के साथ उनके जज्द खाकी को एम्बुलेंस में रखकर रीवा वाक़े उनके गांव में मनगवा के लिए रवाना किया, जहां दीपक के पूरे इजलास के साथ गार्ड ऑफ ऑनर के दरमियान आखिरी रुकून अदा की गई। नायक दीपक सिंह जो कि रीवा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, उनके
मॉर्टल रिमेन्स को श्रद्धांजलि अर्पित की है। यहाँ पर उनकी पार्थिव शरीर को कल रात को लाया गया एयरफोर्स के AN-32 एयरक्राफ्ट से और यहाँ पे मिलिट्री हॉस्पिटल प्रयागराज में रखा गया था। अभी सुबह 9 बजे सब एरिया कमांडर मेजर जनरल लांबा और अन्य आर्मी के अधिकारियों ने अपने श्रद्धांजलि अर्पित करी और उसके बाद अब पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस में और आर्मी ऑफिसर्स एस्कॉर्ट के साथ रीवा ले जाया गया है। फतेहपुर में रुकने पार्लियामेंट और मरकजी वजीर ममलिकत साध्वी निरंजन ज्योति ने परिवार संपर्क अभियान के तहत फतेहपुर के मुख्तलिफ असेंबली हलकों के लोगों से मुलाकात करके मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए। साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसे अपनाकर हम कोरोना वबा से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। उन्होंने चीनी फ़ौज के ज़रिए किए गए हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि हमें अपनी फ़ौज पर फ़ख्र है, शहीदों की शहादत रायगा नहीं जाएगी। 2019 2014 दोनों कार्यकालों में जो ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं और इस कोरोना के संकट की घड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश की जनता से अपील की है उसका पत्रक लेकर के और मास्क और सैनिटाइजर लेकर के हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि इस मर्ज का इलाज अभी नहीं है। इसके लिए एकमात्र साधन है दूरी बना के, मास्क पहन के और जितनी भी सावधानी हो सके उसको बरतना चाहिए। मेरा तो मानना यह है कि जब किसी मर्ज का इलाज दवा नहीं होती तो उसके लिए सावधानी जरूरी है, क्योंकि भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे कोरोना का एक मरीज आया था तत्काल चिंतन शुरू कर दिया था और कैसे समाधान हो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से आह्वान किया, लॉकडाउन लागू किया। उसी का परिणाम है कि भारत में बहुत कम है रेट। भारतीय महकमा डाक की जानिब से मजदूरों और नौजवानों के लिए रोज़गार के नए मौके फराहम किए जा रहे हैं। भारतीय डाक सर्विस लोगों को अपनी रोज़ी रोटी चलाने और कुंबे की गुजर बसर के लिए रोज़गार के मौके फराहम कर रहा है। इसी कड़ी में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड IT, प्रयागराज के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पोस्ट ऑफिस संजय जी अखाड़े ने बताया कि भारतीय डाक सर्विस के ज़रिए देही इलाकों में अलग अलग इंश्योरेंस के काम शुरू किए गए हैं। डाक बीमा स्कीम में किसी तरह का कोई नुकसान लोगों को नहीं होगा और लोग रोज़गार हासिल कर सकेंगे। डाक विभाग में समय समय पे जो डाक विभाग के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारी हैं उनकी रिक्रूटमेंट होती रहती है, भर्ती होती रहती है। जैसे ग्रामीण डाक सेवक जो होते हैं जिसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं और ग्रामीण पोस्टमैन होते हैं, उनकी भर्ती का भी पूरी हो गई है, प्रोसेस चल रही है अपॉइंटमेंट की। उसके साथ हम जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो तो डाक विभाग की जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, जो गाँव में जो लोगों को इंश्योरेंस देते हैं और जो शहरों में पहले जो सरकारी कर्मचारियों तक सीमित थी वो जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस योजना जो काफ़ी लोकप्रिय है वो अभी जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी खुली हो गई है। तो जो लोग जिनका सेल्स में अच्छा पैशन है जो या जो सेल्स में अच्छा काम कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, उनके लिए हमारे यहाँ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के लिए एजेंसी हम देते हैं जिसमें उनको कमीशन मिलता है और वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस योजना को पहुँचाएंगे उतना ज़्यादा कमीशन उनको मिलता है। मेरठ मेडिकल कॉलेज में जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों का दिन रात इलाज किया जा रहा है, वहीं दीगर मरीजों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए लाला लाजपत राय मेरठ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने मिलकर ई-रिक्शा एम्बुलेंस बनवाई है, जिससे आम मरीजों को मेरठ मेडिकल कॉलेज में कोई परेशानी न हो। ये एम्बुलेंस ई-रिक्शा पर बनाई गई है जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाओं के साथ साथ मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जाया जा सकता है। मेडिकल कॉलेज में एक्सरे और अल्ट्रासाउंड कराने के बाद इमरजेंसी वार्ड में मरीजों को ई-रिक्शा एम्बुलेंस के ज़रिए आसानी से पहुंचाया जा रहा है।
हमारे यहाँ इमरजेंसी से जो जांचें होती हैं, CT MRI होता है, उसकी दूरी काफ़ी है। या जो पेशेंट यहाँ से इमरजेंसी से किसी वार्ड में शिफ्ट कराए जाते हैं, उसकी भी दूरी काफ़ी अधिक होती है। उसके लिए हमें मैन पावर की भी बहुत अधिक ज़रूरत पड़ती है। अब हमारे प्रिंसिपल सर ने और हमारे कोविड वार्ड के SIC डॉक्टर सुधीर राठी के प्रयास से एक ई-रिक्शा एम्बुलेंस हॉस्पिटल के लिए मंगाई गई है, जिस पे हम मरीज को विद ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ बहुत ही कम समय में और केवल एक वार्ड बॉय के द्वारा मरीज को हॉस्पिटल के किसी भी वार्ड में शिफ्ट कर सकते हैं। CT MRI की जांच के लिए भी हम मरीज को बहुत ही कम समय में वहां पहुंचा सकते हैं। जिला सोनभद्र के पहाड़ी और दूर दराज के इलाकों में पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए जिला इंतजामिया के जरिए मनरेगा के तहत आबी तहफ़्फ़ुज़ का काम जंगी सतह पर किया जा रहा है, ताकि आने वाले बरसात के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा आबी तहफ़्फ़ुज़ का काम किया जा सके। गर्मी के आते ही इन इलाकों में पानी की किल्लत शुरू हो जाती है, जिससे न सिर्फ देही बाशिंदों बल्कि मवेशियों और परिंदों को भी पानी की तलाश में भटकना पड़ता है। मनरेगा के तहत चलाए जा रहे इन कामों में तालाबों, पानी की टंकियों और आबी तहफ़्फ़ुज़ का काम शामिल है, जिसका मकसद बरसात के दिनों में पानी जमा किया जा सके। हम लोगों ने संकल्प लिया है मनरेगा को अधिक से अधिक लोगों को काम मिले, उस उद्देश्य से जल संरक्षण का कार्य हम लोगों ने प्रारंभ कराया है। हर मजदूर को 201 रुपये मजदूरी मिलेगी। मनरेगा के अंतर्गत कई सारे कार्यक्रम जो है लिए जा रहे हैं, ताकि जो है बड़ी संख्या में श्रमिकों को इसमें जो है रोजगार मिल सके। यहाँ जो पेयजल का संकट रहता है उसको भी ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे प्रोग्राम लिए गए हैं, प्रोजेक्ट लिए गए हैं, जिसमें पेयजल का संकट भी दूर हो सके, पर्यावरण का संतुलन भी सुधरे और प्रवासी श्रमिकों को कार्य भी मिले। कौमी देही गुजर बसर मिशन के तहत तश्कील दिए गए खुद इमदादी ग्रुप की ख़वातीन को इंतज़ामिया के ज़रिए तरह तरह के मुतबादिल दस्तयाब कराए जा रहे हैं। कोविड-19 वबा के दरमियान बड़े पैमाने पर ग्रुप की ख़वातीन ने मास्क और PPE किट तैयार करके उनकी फ़रोख्त के ज़रिए अच्छी आमदनी हासिल की। वहीं अब ग्रुप की ख़वातीन मेंबरान को मनरेगा से जोड़ा जा रहा है। मनरेगा स्कीम के काम में लगे मज़दूरों की देखभाल, उनकी मदद और हाज़िरी भरने के लिए ग्रुप की ख़वातीन को मेट के तौर पर मुकर्रर किया जा रहा है, जिनको चित्रकूट धाम तरक्याती ब्लॉक में एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम में शामिल किया गया, जहां बड़ी तादाद में ख़वातीन ने तरबियत हासिल की। सरकार की पहल से कोविड-19 के दौरान भी ग्रुप की ख़वातीन को काम मिल रहा है, जिससे इनका हौसला बढ़ा हुआ है। मेट के जो ट्रेनिंग चल रही है उसी पर शामिल हुए हैं। यहाँ पर हम लोगों को ये मनरेगा वाला काम सौंपा गया है, जिसमें आवास और ये तालाब की गहराई, तालाब बनवाना, मेड़बंदी करवाना, उनमें हम लोगों को 50 मजदूरों की देखभाल करना है, उनकी हाजिरी भरनी है, उनकी जो कड़ाही डालेंगे उनकी नापजोख करना है, उसी पर हमें देखभाल करना है। मेट के तहत जो है कार्यक्रम मीटिंग जो है स्थापित हुआ, इसके लिए आए हैं और जो है इससे जो है हमें सभी महिलाओं को जो है कार्य मिल रहा है, समूह की सभी दीदियों को, इससे हमारे समूहों में उत्साह बढ़ रहा है। हमें मनरेगा में जो है काम करने के तहत जो है 320 रुपये मिलेंगे और 50 जो है मजदूरों का जो है देख रेख करना पड़ेगा। सरकार को हम यही कहेंगे कि ये समूह बना के हमारे लिए बहुत अच्छा किए हैं, जिससे हमारे जो है बच्चों का भविष्य भी सुधर रहा है। हम लोग जो है अभी तक घर में जैसे बैठे थे, तो आज हम लोग एक तो निकल पा रहे हैं और जो है कुछ कार्य कर पा रहे हैं। मनरेगा विभाग से जो अभिसरण के माध्यम से हम लोगों को जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है उसमें मनरेगा मेट के लिए सूची उपलब्ध कराने के लिए बात कही गई थी। तो हम लोगों की तरफ से इसमें 194 महिलाओं को जो विभिन्न सभी पाँचों जो हमारे विकास खंड हैं उनसे लिया गया है और 194 का चयन किया गया है, जिसमें 194 में से पाँचों विकास खंड स्तर पर इनकी ट्रेनिंग करवाई जानी है और जिसमें करवी ब्लॉक में ट्रेनिंग इसकी संपन्न करा दी गई है। और जो मनरेगा मेट जो चुनी जाएंगी, जो महिलाएं जो गरीब हैं, BPL परिवार के नीचे से हैं, तो उनको प्रतिदिन के हिसाब से इसमें 320 रुपये की इनको जो मानदेय है इनका जो तय किया गया है, जिससे उनकी आय भी जनरेट होगी और आगे चल के ये इनको आगे बढ़ने का। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज शाम भारत चीन सरहद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सदूद को किया गया मुलतवी। जम्मू कश्मीर के शोपिया और पुलवामा में हिफाजती दस्तों के साथ मुठभेड़ में 8 दहशतगर्द मार गिराए गए। अवंतीपुरा में दहशतगर्द एक मस्जिद में छुपकर बैठे थे। हिफाजती दस्तों ने मजहबी मकाम की पाकीज़गी को बरकरार रखते हुए दहशतगर्दों को मार गिराया। योगी सरकार ने गुज़िश्ता 3 बरसों में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की गन्ना कीमतों की अदायगी की। आज वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में गन्ना किसानों को 418 करोड़ रुपए की ऑनलाइन अदायगी की। और शुमाल वस्ती रेलवे के प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर हवाई अड्डे की तर्ज पर मुसाफिरों को स्टेशन में दाखिला देने के लिए बोर्डिंग पास जारी किए जा रहे हैं। ये रेलवे स्टेशन पर अपनी तरह का पहला तजुर्बा है। खबरों का ये बुलेटिन अब यहीं ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए। आदाब।